अरे यार रिलैक्स कर यार, सांस ले, थोड़ा लंबा सांस ले बिड़ू, भेजे में थोड़ा ऑक्सीजन डाल, जाने का है सबको, टेंशन काहे को लेता है, सांस ले लंबा एकदम। बस ये 15 क्वेश्चन कर, इस चैप्टर का सब कुछ तेरा हो गया। बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन तेरे बन जाएंगे बिड़ू। तो सांस ले एकदम, सांस ले बिड़ू, कम ऑन। एनीवेज, तो हम शुरू करते हैं हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। 1 मिनट, कपड़े बदल के आया। क्या बोल रहा है बिड़ू, मचा रहा है कि नहीं? एकदम फुद्दू सा चैप्टर, उसमें मैं तेरे को ऐसे 15 क्वेश्चन करा दूंगा जिसके बारे बोर्ड्स क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इसके अलावा तेरे को लाइफ में चाहिए ही क्या भाई? तू सांस ले, सांस, लंबी सांस ले, ऑक्सीजन डाल भेजे में, रिलैक्स कर, ये 15 क्वेश्चन कर ले। इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते वो तेरे हो जाएंगे। खत्म हो गया भाई, टेंशन नहीं लेने का। मैं तेरे को हर वो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो तेरे इस साल पेपर में आने के चांसेस है। ठीक है, अल्टीमेटली पेपर इन्हीं क्वेश्चन के आसपास से कहीं ना कहीं बनेगा। मैंने बिल्कुल ऐसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं, मैंने अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने का इसमें सोचा है। केस स्टडी बेस्ड हो, 5 मार्क वाले हो, 2 मार्क वाले हो, 1 मार्क वाले हो, हर कुछ तेरा हो जाएगा भाई। अपन है ना, टेंशन नहीं लेने का। चलो शुरू करते हैं फिर। ये रहा सबसे पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। If the earth did not have an atmosphere, oh my God, likes Donald Trump. डोनाल्ड ट्रम्प। चलो एनीवेज, तो ये ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं, वैसी बात हो गई। इफ अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, अरे भाई अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, फिर भी क्यों इमेजिन करना है ये सब। चलो कर लेते हैं करने को। इफ अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज व्हाट यू वुड सी इफ यू लुक्ड एट द सन। बिना एटमॉस्फेयर के सन को देखोगे, क्या दिखेगा? सन दिखेगा। क्या पूछता है तू भी? अरे अपन को थोड़ा सही फिजिक्स वाला जवाब देने का है। चल ध्यान से देख। तो अगर एटमॉस्फेयर है तो हमें ब्लू स्काई दिख रहा है, नहीं होता तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, हमें स्काई ब्लैक दिखता है, जैसे मून से भी पूरा स्काई ब्लैक दिखता है ना। इसके अलावा सन हमें व्हाइट दिखता है, क्योंकि सन से ना सारे कलर की लाइट आती है, सारे कलर की लाइट साथ में हमें व्हाइट दिखती है ना। तो स्काई हमें ब्लैक दिखता, सन हमें व्हाइट दिखता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता। और ये देखो, मेरे को ये नहीं समझता, रेड कलर का स्काई कैसे दिख सकता है भाई? लाल आसमान पूरा, सोच के देखो क्या है भाई ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन, इसके ऊपर आपका सीबीएसई बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रिज्म के ऊपर। आप अच्छे से करना है इसको। यहां पे बोला है देयर इज अ व्हाइट लाइट जो प्रिज्म के अंदर जा रही है, फिर 2 रेज निकल रही है। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है? कौन सा फिनोमिना हुआ है? यस, यू गॉट इट राइट बेटा, यू गॉट इट राइट। इट इज डिस्पर्जन। ये जो है ना, लाइट का बेंडिंग अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग कलर का बेंडिंग डिस्पर्जन होता है। लाइट स्कैटर करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ रिफ्लेक्ट करके, वो स्कैटरिंग है। और लाइट बैंड होती है अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग कलर की, वो है डिस्पर्जन। अंतर है ना दोनों में, याद रखना। तो यहां पे ऊपर एक रे है और नीचे एक रे है, ए और बी। हमें बोला है कौन ए है कौन बी है, बताओ इस टेबल में से। तो आपको पता है व्हाइट लाइट जब जाएगी तो रेड सबसे लीस्ट डिविएट करती है और वायलेट सबसे हाईएस्ट डिविएट करती है। तो हमें अभी क्लियर हो चुका है कि ए जो है वो रेड है, ए जो है वो रेड है, बी जो है वो वायलेट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये भी कोई पूछने का सवाल है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो व्हिच एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर अस टू परसीव द डे स्काई एज ब्लू। आसमान ब्लू क्यों है? आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। ऐसा बहुत बहुत गंदा है मेरा गाना, ठीक है नहीं, थोड़ी देर के लिए सहन करना है। एज अ सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू स्कैटर मोर। हाँ सही बात बोल रहा है, क्योंकि थोड़ी खांसी सर्दी बुखार जैसा माहौल है तो माफ करना। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटा, वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, क्योंकि छोटी सी वेवलेंथ है ये, तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर उसके सामने कोई रेड ऑरेंज कलर जाएगा ना तो उसकी वेवलेंथ बड़ी है, वो पार्टिकल को देखेगा भी नहीं,
यूं करके निकल जाएगा। समझ में आ गया कैसे? यूं करके निकल जाएगा। बड़ी वेवलेंथ ऐसे पास ऑन हो जाती है, छोटी वेवलेंथ टकरा के इधर उधर भटक जाती है और उसी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब आ जाओ यहां पे, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आई occurs at, हमारी आंखों में जो लाइट आती है उसमें मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां होता है? आइरिस, नो वेज। प्यूपिल, नो वेज। क्रिस्टलाइन लेंस, मेजॉरिटी बच्चे ये आंसर कर देते हैं और वो भी नो वेज हो जाता है। आपका आंसर होगा आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। सबसे बाहर का जो लेयर है ना आंखों का, कॉर्निया का, वहां पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट होता है कॉर्निया पे, याद रखना, ठीक है। फिर आ जाओ वापस हमारे प्रिज्म वाले सवाल पे। सवाल कहता है ये एक प्रिज्म में हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ये लाइट चैप्टर में और इस चैप्टर का ट्रिक है, याद रखना। आपको सारे एंगल जो है ना वो नॉर्मल के साथ ही मेजर करने होते हैं, एक्सेप्ट वन। ये फिजिक्स है, फिर भी इसमें एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में ही भर के एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। सिर्फ एक एंगल ऐसा है, एंगल ऑफ डिविएशन, जो नॉर्मल के साथ कभी मेजर नहीं किया जाता। ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको कई जगह पे कैपिटल डी लिखते हैं, कई जगह पे ऐसा लिख लेता है। समझ में आ गया? आई थिंक ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, डिविएशन ऐसा। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज एकमात्र ऐसा एंगल जो नॉर्मल के साथ नहीं होता। बाकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सारे एंगल है जो नॉर्मल के साथ मेजर होंगे, बस एंगल ऑफ डिविएशन नहीं होगा। अब इस डायग्राम में आपको बताना है कौन सा जो ए बी सी डी ई दिखा है ना, उसमें से कौन है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशन रिस्पेक्टिवली। तो ये सबसे पहले लाइट जो प्रिज्म के अंदर जा रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, सबसे पहला नॉर्मल, क्या यही है नॉर्मल? यही है नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हमने यहां बी लेटर से लिखा हुआ है। कौन से लेटर से लिखा हुआ है? बी से। अब आपको नेक्स्ट क्या बताना है बेटा? एंगल ऑफ डिविएशन। अब देखो, डिविएशन निकालने के लिए लाइट रिफ्रैक्शन हो के बाहर निकलनी चाहिए। तो रिफ्रैक्टेड रे जो सबसे बाहर निकलेगी, प्रिज्म से बाहर, ग्लास स्लैब से बाहर, उसको आप अब रिफ्रैक्टेड रे ना बुला के बुलाओगे इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, क्यों? इंसिडेंट रे ये भी रिफ्रैक्ट हुई है, फिर ये भी रिफ्रैक्ट हुई है, सबसे आखिरी में जो रिफ्रैक्ट हुई वो इमर्ज आउट हुई है, तो इमर्जेंट रे याद रख लेना भी, ठीक है। अब आपको यहां पे बनाना है इंसिडेंट रे, ठीक है। लेट्स मेक दिस इंसिडेंट रे, लेट्स मेक इमर्जेंट रे। दोनों को ऐसा लंबा लंबा बना लो। अब मैं आपको बताता हूं इसका लॉजिक क्या है। लाइट जानी थी ऐसी, प्रिज्म बीच में आ गया, निकाल दी यहां से, तो इंसिडेंट रे अंदर ही अंदर इतनी बैंड होके आई ना, लाइट को जाना था इधर, लेकिन वो डिविएट हो गई इधर, ऐसे इतनी डिविएट हुई, इधर जानी थी, ऐसे डिविएट होके यहां से निकली। तो कितना लाइट इंसिडेंट रे जो है वो कितनी डिविएट हो गई, इस एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। समझ में आया एंगल ऑफ डिविएशन का लॉजिक? तो मैं इसको अभी मार्क कर देता हूं, ये है एंगल ऑफ डिविएशन। डेल्टा से भी लिखते हैं इसको कई जगह पे, या पता नहीं ऐसा कुछ सिंबल होता है, डेल्टा से लिखते हैं या डी से लिखते हैं या स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां ई लिखा है। तो बी और ई, ये बी और ई, ये दो आपके आंसर है, बी एंड ई। सिंपल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा। सारे एंगल बता दे रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, R1 R2 लिखते हैं इसको हम, और ये है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस E, एंगल ऑफ इमर्जेंस E से लिखते हैं। अभी ये जो E है ना वो रैंडम E है, और ये है एंगल ऑफ डिविएशन। इंसिडेंट रे का लाइन,
इमर्जेंट रे का लाइन, दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर हो गया अभी आपको सारा एंगल का लॉजिक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असर्शन रीजन पे। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट द क्लियर स्काई प्रीडोमिनेंटली अपीयर्स ब्लू। कितनी बार पूछता है ये बोर्ड्स, है ना? हमें पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ब्लू दिखता है। ट्रू, असर्शन ट्रू है। रीजन, द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू इज नियरली 1.8 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द रेड। बोल रहा है ब्लू की वेवलेंथ बड़ी है रेड से। क्या कुछ भी बोलता है, झूठा। तो यहां पे असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ जाता है। Draw ray diagram to show the path of the ray light which falls obliquely on one of the faces of equilateral triangular prism made of the glass and mark on it the angle of incidence and angle of deviation। Same question जो वहां पे MCQ में था वो यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अब मैं आपको लेता हूं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिज्म, जो इक्विलेटरल प्रिज्म बोला है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल जैसा बने, याद रखना। कई बच्चे फिर ऐसा बना के बैठ जाते हैं, ये कहां से इक्विलेटरल दिखता है, टीचर इधर मार्क्स काट देता है। ठीक है, अब आप इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए आप बनाएंगे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल बनाना सीखिए। ये सरफेस उससे परपेंडिकुलर पहला नॉर्मल बन गया, थोड़ा सा पतला नॉर्मल होना चाहिए, तो ये हमने बना लिया। अब आ जाओ यहां पे, तो इंसिडेंट रे जो है वो यहां पे गिरेगी। ठीक है, इंसिडेंट रे आएगी, यहां गिरेगी इंसिडेंट रे। ये कलर होना चाहिए हमारे पास में येलो। इंसिडेंट रे आई, यहां गिरी। अब इसके बाद वो सीधी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? सीधी। इंसिडेंट रे यहां पे आने के बाद एकदम सीधी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। थोड़ा छोटा लिख लेता हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। फिर ये इंसिडेंट रे के लिए भी तो एरोज बनाना है ना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब वहां नहीं लिखता हूं, रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल 1। अब लाइट यहां पे गिरी तो वहां पे भी नॉर्मल बनेगा बेटा, ये नॉर्मल बना लो। समझ गए? दोनों नॉर्मल एक तरीके से एक दूसरे से कुछ ऐसे बनने चाहिए जो कि आपको दिखे कि सही तरीके से बने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट यहां से डेंसर से रेरर जाते वक्त अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। जैसे यहां रेरर से डेंसर जाते वक्त नॉर्मल के तरफ शिफ्ट हुई, अब यहां नॉर्मल से अवे शिफ्ट होगी क्योंकि डेंसर से रेरर जा रही है। तो लाइट यहां पे निकलेगी कैसे बेटा? कुछ ऐसे निकलेगी। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब आपको यहां पे कुछ एरोज बनाने पड़ेंगे। ये हो गई इमर्जेंट रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो इमर्जेंस वाला होता है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2। समझ में आ गया? अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब आपको बनाना है क्या बेटा? आपको बनाना है एंगल ऑफ डिविएशन। सो एंगल ऑफ डिविएशन बनाने के लिए आपको सिंपली इंसिडेंट रे को ड्रैग करना है ऐसा, इसी के साथ में इमर्जेंट रे को भी ड्रैग करना है ऐसा, यहां तक ही ड्रैग करते हैं। ठीक है अपन, और ये जो एंगल आपको यहां दिख रहा है वही आपका एंगल ऑफ डिविएशन है। कैपिटल डी लिख लेना। एंगल ऑफ डिविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे अल्टीमेटली रिफ्रैक्टेड ही है, बट बाहर आई है इसलिए इमर्जेंट है। समझ में आ गया? सो इस तरीके से आप ये डायग्राम बनाओगे। ये डायग्राम बनाने बोल देते ना तो बच्चे अटक जाते हैं। बच्चे ये डायग्राम बना के आते हैं, मैंने कई सारे बच्चों के पेपर में देखे हैं, वो ये बना के आते हैं, ऐसा बना। अरे ये तो डिस्पर्जन का तुम कर रहे हो भाई, हमें तो सिंपल बोला था कि बस रिफ्रैक्शन बताओ उसमें। अब आ जाओ आगे। Give reasons. The sky appears dark to the passenger flying at very high altitude because there is no scattering of light. Danger signals are of the lights are in red color because red has the highest wavelength in it gets scattered least. तो red दूर से भी as a danger sign दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। तो देखो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया
और हाइपरमेट्रोपिया मैं आपको बता देता हूं, हाइपरोपिया, हाइपरोपिया भी बोलते हैं, ठीक है उसको, हाइपरमेट्रोपिया को ही हाइपरोपिया बोलते हैं। अब आपको यहां क्या बोला है पता है, स्पेसिफिक डिफरेंस पूछा इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, ऑप्टिकल देखने के अनुभव के हिसाब से। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ आई है जहां नजदीक का क्लियर दिखता है, दूर का नहीं दिखता है क्लियरली, तो ये नियर साइटेडनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। जो हाइपरोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया, उसमें नजदीक का नहीं दिखता है, उसमें दूर का क्लियर दिख सकता है, तो इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो मायोपिया में आपको दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। अब जब आपको दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, ये लिखोगे ना, उसी को बोल रहा है कि आपका ऑप्टिकल एक्सपीरियंस क्या है वो बता दो, वही पूछ रहा था वो। ठीक है, अब मायोपिया में हमारी जो लेंस है वो सही तरीके से रिफ्रैक्शन नहीं कर पा रही। यहां पे भी हाइपरोपिया में भी वही प्रॉब्लम है कि रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रही। तो मायोपिया में जो इमेज है वो बिफोर बनती है रेटिना, बिफोर रेटिना, और हाइपरोपिया में इमेज आफ्टर रेटिना बनती है। ठीक है, वो आफ्टर रेटिना बनती है, रेटिना के पीछे बनती है हाइपरमेट्रोपिया में, और मायोपिया में रेटिना के पहले बनती है। इसमें मायोपिया में लाइट ज्यादा ही कन्वर्ज हो जाती है, ज्यादा कन्वर्ज होने की वजह से हमें यहां कॉनकेव लेंस यूज करनी पड़ती है मायोपिया करेक्ट करने के लिए, कॉनकेव लेंस। और यहां पे लाइट कम कन्वर्ज होती है, इसीलिए रेटिना के पीछे चली जाती है इमेज, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करनी पड़ती है। आई होप आप समझ गए। अब इसके बेसिस पे आप जो पूछे वो लिख सकते हो। डायग्राम बिलो शोज द स्पेशल केसेस ऑफ आई डिफेक्ट। व्हाट इज द डिफेक्ट इन विच शोन इन द फिगर? इसमें इमेज बिहाइंड द रेटिना बन रही है, आफ्टर द रेटिना या बिहाइंड द रेटिना, तो हाइपरमेट्रोपिया है ये। ठीक है, लिख लेना। स्टेट वन कॉज फॉर सच डिफेक्ट। पहला रीजन कि हमारी जो लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्ज करने का पावर कम हो चुका है, तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होना ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, आई बॉल शॉर्ट हो चुका है, आई बॉल ही खुद ऐसा छोटा हो चुका है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, SHORTING, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल इज द सेकेंड रीजन। आपको ऐसे बुलेट पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे 2 पॉइंटर्स, पैराग्राफ मत बनाना इसमें भी। एक्सप्लेन विद द रीजन इफ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। ये क्या है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। यहां कॉन्वेक्स लेंस लगती है, यहां कॉन्केव लेंस नहीं लगती है। कॉन्वेक्स लेंस की वजह से हम ये जो कम कन्वर्ज हो रही है उसको ज्यादा कन्वर्ज करा लेंगे। कॉन्केव लेंस यूज करेंगे तो इमेज और पीछे चली जाएगी और क्लियरली दिखेगा। तेरे को क्या अभी बाड़ा होने का क्या? नहीं ना। तो अपन को सिर्फ यहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं, कॉन्केव नहीं यूज कर सकते। आपको ऐसा लिखना है, समझ गए? अब जाते हैं अगले सवाल में, बहुत हो गया इसमें, ऐसे फुद्दू से सवाल में इससे ज्यादा क्या ही बताऊं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड कंपेयर स्पीड ऑफ लाइट and optical densities of the three media A, B and C, and also give justification for the answers of any one of the two cases in terms of the refractive indexes of A, B and C. सबसे पहले लाइट टेढ़ी आ रही है और उसके बाद भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। यहां A से B में बेटा कोई रिफ्रैक्शन नहीं है। अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं है इसका मतलब मीडियम A और मीडियम B की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, और वही कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन बी होगा। इतना क्लियर है? अब लाइट बी से जब सी में जाएगी तो बैंड हो तो रही है, तो कैसे बैंड हो रही है? तो सरफेस से, इस पॉइंट पे सरफेस से परपेंडिकुलर बनाओगे तो आपको दिखेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। अवे फ्रॉम द नॉर्मल तब शिफ्ट होती है जब रेरर से डेंसर आती है लाइट।
भले ये ग्लास हो या कुछ भी हो, नीचे का मीडियम ज्यादा, सॉरी, डेंसर से रेरर आती है, उल्टा बोल दिया मैंने, डेंसर से रेरर आती है। डेंसर से रेरर जब भी लाइट आएगी तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ही है डेंसर से रेरर, याद हो गया। अब लाइट यहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, इसका मतलब यहां का जो मीडियम है वो और लाइटर है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन रिफ्रैक्ट, मतलब जो यहां का मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ऊपर के दोनों मीडियम की वजह से, मीडियम की कंपेयर में। समझ में आ गया? तो ये रेरर मीडियम है। अब स्पीड जो है वो ऑब्वियसली रेरर में ही ज्यादा होगी, तो यहां स्पीड ऑफ लाइट इन सी इज द ग्रेटेस्ट। ए और बी में तो स्पीड सेम है, सी में स्पीड ज्यादा होगी, क्यों? सी एक रेरर मीडियम है, इसीलिए लाइट डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। आई होप आपको ये कंपैरिजन समझ गया। इसी चीज को, ये जो जस्टिफाई वाला आंसर लिखा है ना, उसमें आपको लिखना है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटीज का कंपैरिजन किया और स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन किया, दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना। अब आ जाओ यहां पे, रीड्रॉ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू द थ्री मीडिया इफ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियम ए फॉल्स ऑन द मीडियम बी। ए से अगर लाइट जो है, ए मीडियम यहां है, बी मीडियम यहां है और सी मीडियम यहां है, तो आपको बोला है ऑब्लिकली एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम बी इज मोर देन दैट ऑफ ए एंड सी। बी जो है वो ए और सी से ज्यादा डेंसर है, तो ये डेंसर हो गया, ये रेरर हो गया, और ऑब्वियस सी बात है सी भी रेरर हो गया। यहां पे बोला है ऐसा कि बी ए और सी से ज्यादा डेंसर है, उसमें हमारी लाइट अगर ऑब्लिकली घुसेगी, ऐसी घुसेगी, तो अभी इस बार सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। ये क्वेश्चन में हमें नया डायग्राम बनाना है जहां पे ये डेंसर है ऊपर वाले के कंपेयर में। तो आप यहां बनाइए सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल कैसा बनेगा बच्चों? नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर बनेगा, इधर बना लिया मैंने ये नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट जो है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगी, हाँ कि ना? हमारी लाइट जो आई वो नॉर्मल के टुवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि हम कहां से कहां गए बेटा? रेरर से डेंसर गए, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। जहां पे भी लाइट गिरी इस सरफेस पे वापस, वहां पे हम बनाएंगे एक और नॉर्मल, ये बन गया दूसरा नॉर्मल। फिर लाइट वहां से वापस निकलेगी, क्योंकि इस बार लाइट जा रही है डेंसर से रेरर, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे निकल जाएगी। तो अभी मैं सारे एंगल भी यहां बना सकता हूं, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट रे ये है जिसका एरो बना दो, इंसिडेंट रे ये है, और बीच में ये रही रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ गया? ऐसा कुछ बनेगा। अब आ जाओ यहां पे सेकेंड पे, द रे लाइट फॉल्स नॉर्मली फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, ये ए मीडियम, ये बी मीडियम और ये सी मीडियम। अगर लाइट यहां कोई भी कंडीशन में ऐसी सीधी गिरेगी तो डायरेक्टली एज इट इज पास ऑन हो जाएगी, इसमें तो कोई रिफ्रैक्शन होना ही नहीं है बेटा। ये देखो ना, ऐसे सीधा सीधा निकलेगी, आर पार कुछ देखने का ही नहीं, नो रिफ्रैक्शन हैपेंस। थोड़ा मैंने टेढ़ा ले लिया एरो, बट ठीक है, आप समझ गए ना, मीनिंग समझ गए ना? ऐसा बना देना है बस आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी बेस्ड, बट वेरी इजी क्वेश्चन। मत पढ़ो ये सब, ये पढ़ने से और कंफ्यूजन होता है। केस स्टडी बेस्ड का पहला रूल, केस नहीं पढ़ने का, सीधा स्टडी करने का, ठीक है। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट आर डिटरमाइंड विद रिगार्ड्स टू द फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई। हमारी आंखों में कौन ऐसी चीज है जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट डिसाइड करती है? प्यूपिल, रेटिना, आईबॉल, सीलियरी मसल्स। देखो ये जो रेटिना है ना, रेटिना वो तो स्क्रीन है, उस पे इमेज बननी है, वो नहीं डिसाइड करती नियर पॉइंट फार पॉइंट। आईबॉल, खुद आईबॉल पूरा का पूरा आईबॉल बोल दोगे तो काम क्या करोगे आप? आंसर क्या लिखोगे? ये भी नहीं है। प्यूपिल भी ऑब्वियस सी बात नहीं है। ये सीलियरी मसल कैसे? सीलियरी मसल्स जो होते हैं कुछ इस तरीके से हमारी लेंस को जकड़ के रखते हैं,
हमारी जो लेंस होती है आंखों की, उसको नीचे से ऐसे जकड़ के रखता है। जब भी हमें दूर का देखना हो, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है, लेंस एकदम पतली हो जाती है। फिर जब हमें नजदीक का देखना हो, सिलियरी मसल्स एकदम अंदर आ जाते हैं, इसको दबाते हैं हमारी लेंस को, और हमारी लेंस जो है वो फिर उस वक्त में मोटी हो जाती है ऐसा, और हम नजदीक की चीज देख पाते हैं। समझ में आ गया? तो तब जाके हम नजदीक की चीज देख पाते हैं। तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे तो लेंस एकदम फैल जाएगी, हम आराम से दूर का चीज देख पाएंगे। नजदीक का कुछ देखना हो, सिलियरी मसल्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो सिलियरी मसल्स ही है जो हम कितना नजदीक देख पाएंगे और वो कितना लेंस को थिक कर पाएगी, वो डिसाइड करती है। और हम कितना दूर देखना चाहते तो कितना लेंस को पतला कर सकती है, वो डिसाइड करती है। लेंस जितनी पतली या मोटी हो सकती है, उतना हमें नजदीक का या दूर तक का दिख सकता है। अगर मुझे नजदीक का 25 सेंटीमीटर से दूर, मतलब अगर मेरा नियर पॉइंट दूर चला गया है, इसका मतलब मेरा सिलियरी मसल मेरी लेंस को ज्यादा मोटा नहीं बना पा रहा है, सिलियरी मसल्स का प्रॉब्लम हो गया है। समझ में आ गया? ये आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Which of this is the reason why far-sighted person needs a convex lens to correct the vision? Far-sighted, देखना बेटा, far-sighted, अभी मैंने यहां डिफरेंस लिखा था। Far-sighted यानी दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। नजदीक का नहीं दिखता है तो कॉन्वेक्स लेंस लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम हो चुका है, इमेज पीछे बन रही है रेटिना से। समझे क्या? तो इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना, तो प्रॉब्लम ही क्या थी? इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। यस, समझ गया? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच ऑफ दिस कैन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी क्लासिफाइड? कौन से बेसिस पे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्लासिफाई करते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज, ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई? टिश्यूज विश्यूज। इनकरेक्ट बेंडिंग ऑफ लाइट इन द आई, नो। इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन, एक मिनट, अभी इसको नो करने के पहले आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही नहीं है। इनकरेक्ट कोऑर्डिनेशन ब्रेन, नहीं। तो इनकरेक्ट बेंडिंग ऑफ लाइट ही फिर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। लाइट कभी हमारे ज्यादा बेंड करे कम बेंड करे, उसके हिसाब से हमारा जो आंखों का चश्मा या नियर पॉइंट फार पॉइंट या मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ना, वो उसी से डिसाइड होता है। तो इनकरेक्ट बेंडिंग ऑफ लाइट इन द आई, लाइट ज्यादा बेंड हो गई, मायोपिया हो गया। लाइट कम बेंड हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। सिंपल एज दैट। अब आ जाओ नेक्स्ट केस स्टडी बेस में। Which of the following can be directly affected if the iris does not function properly? भाई iris दिख रहा है मेरा, iris, ये जो छोटे से छेद के आसपास तेरे को एक भूरे रंग का दिख रहा है ना, काला काला बड़ा सा, क्या बोल सकते हैं, मतलब एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइरिस। आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है, एक विंडो जैसा बनाता है बीच में, प्यूपिल, उसमें वो डिसाइड करता है कितनी लाइट जाने देनी है, कितनी नहीं जाने देनी, जाने देनी नहीं जाने देनी। समझ में आ गया? तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ये कंट्रोल करने का काम है आइरिस का। ये दिख रहा है, ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर यहां होता है, यहां नहीं, यहां दिख रहा होगा तेरे को ये वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है? अगर अभी मेरे सामने बहुत ज्यादा लाइट है, अभी मेरे आइरिस को क्या करना है पता है? वो छेद बीच में से छोटा कर देना है प्यूपिल को, ताकि कम लाइट जाए, मेरी आंखों में डैमेज ना आए। लाइट इतनी सारी होती है, अब अंधेरा कर दूंगा ना, आइरिस बड़ा कर देगा बीच के छेद को, प्यूपिल को, ताकि ज्यादा चीजें देख पाऊं मैं क्लियरली। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, रोहन lit incense stick in his room after an hour, observed that when beam of the sunlight entered his room through a small gap in the window, he was able to see the path of the light. हाँ, रोहन ने अगरबत्ती जलाई और थोड़ी देर बाद छोटे से होल से लाइट आई, सनलाइट, और उसको पूरा का पूरा लाइट का रास्ता दिख रहा था। मैं भी बचपन में देखा करता था। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि अब आपका जो घर के अंदर हवा है ना, वो कोलॉइड बन गई है। कोलॉइड में क्या होता है? छोटे 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 पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, और जब लाइट आएगी तो लाइट अपना रास्ता दिखाएगी। इसको टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू भी आप बोल सकते हो, टिंडल इफेक्ट मान लो। ठीक है? मेनली पाथ ऑफ द लाइट दिखना, ये टिंडल इफेक्ट का काम है। ऐसे ही आपको टॉर्च लाइट का भी, टॉर्च लाइट का पूरा बीम दिखता रहता है, जंगल में भी कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट दिखता है, ये सब उसी की वजह से। ठीक है?
Which of the following correctly gives the sequence of the event that takes place when the human eye changes its focus from the distant object to the object closer to the eye? हम पहले दूर देख रहे थे, अब हम नजदीक का देख रहे हैं। नजदीक का देख रहे हैं तो सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तो लेंस ज्यादा कर्व्ड हो जाएगी, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिक्रीज हो जाएगी। अगर सीलियरी मसल्स लेंस को, पहले लेंस थिन थी, क्यों? क्योंकि आप दूर का देख रहे थे। अब आपकी लेंस को थिक होना पड़ेगा क्योंकि आपको नजदीक का देखना है, तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी लेंस थिक हो जाएगी। थिक होना यानी अब छोटे सर्कल से बनी हुई दिखना, दिख रहा है, तो आपका फोकल लेंथ कम हो गया। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कम होने पे पावर बढ़ गया। क्या है ये पावर? कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है बेटा, उसका पावर उसका कन्वर्जिंग पावर होता है, यानी लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है। तो जैसे हमने फोकल लेंथ कम कर दी, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, ये हो गया हमारा काम। फोकल लेंथ डिक्रीजेस, है ना। तो नजदीक का देखते वक्त ये होता है। दूर का देखोगे लेंस एकदम रिलैक्स्ड होगी, एकदम पतली सी, लो फोकल लेंथ हाई पावर, सॉरी हाई फोकल लेंथ लो पावर, ठीक है, जब हम दूर का देखते हैं। नजदीक का देखते वक्त में लो फोकल लेंथ डिक्रीज करती है और पावर अपने आप बढ़ जाता है ताकि लाइट ज्यादा से ज्यादा बैंड हो जाए। नजदीक का देखना है ना, लाइट को बैंड करना पड़ता है। समझ में आ गया? फिर आ जाए अगले सवाल पे। पर्सन नियर पॉइंट इज 45 सेंटीमीटर। भाई आदमी का नियर पॉइंट 45 सेंटीमीटर पे है और फार पॉइंट इज एट 2 मीटर। व्हाट काइंड ऑफ करेक्टिव लेंस इज बेस्ट सूटेड फॉर देम? भाई तो वो हो गई हमारे पास में बाइफोकल। क्यों? आप उसको ऊपर जो है कॉनकेव लेंस दे दोगे ताकि दूर के चश्मे बन जाए, और नीचे जो है आप उसको कॉन्वेक्स लेंस दे दोगे ताकि नजदीक के चश्मे बन जाए। नीचे से हम हमेशा रीड करते हैं, तो नजदीक का देखने के लिए नीचे हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर जो है, ऊपर आप हमेशा दूर का देखने के लिए आंखें ऊपर करते हो, तो आप ऊपर देखो कॉनकेव लेंस। तो ऊपर वाले लेंस से हमारा हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो गया, नीचे वाले लेंस से मायोपिया करेक्ट हो गया। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ऊपर वाले लेंस से मायोपिया करेक्ट हो गया, नीचे वाले लेंस से हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से बाइफोकल लेंस जो है वो दोनों काम कर लेगी और आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पे। The question says, name and explain the phenomena of light responsible to make the path of the beam of the light visible when it enters the smoke of the dust-filled room with a small hole. अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में समझा भी है। Also state that the dependence of the color of the light we receive on the size of the particle. देखो, सबसे पहले name and explain the phenomena. तो हमें जो लाइट का पाथ दिखता है वो टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट है पहली बात। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। जहां पे थोड़े कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, वहां पे बार बार लाइट रिफ्लेक्ट करके हमें एक लाइट का पाथ दिखा देती है, तो टिंडल इफेक्ट है। अब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करते हैं, जैसे ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, उसको रैंडमली रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो बड़ी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं, बड़ी वेवलेंथ को कुछ नहीं कर पाते। समझ में हो गया? बड़ी जो वेवलेंथ वाली लाइट होगी ना, उसको कुछ नहीं कर पाते, वो निकल जाती है। लेकिन अगर वहीं पे कोई बड़ा पार्टिकल है तो ये बड़े पार्टिकल के सामने छोटी वेवलेंथ भी स्कैटर कर जाएगी, और कोई बड़ी वेवलेंथ होगी ना तो वो भी स्कैटर कर जाएगी। तो ये दो सबको स्कैटर करती है। तो बड़े पार्टिकल सारे कलर इक्वली स्कैटर करते हैं, छोटे पार्टिकल सिर्फ ब्लू वायलेट ये कलर्स को ज्यादा स्कैटर करते हैं। ये है साइज के बारे में बताना। ठीक है, नेक्स्ट है द पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया नीड्स अ स्पेक्टेकल हैविंग बाइफोकल लेंसेज। भाई हमें बाइफोकल लेंसेज चाहिए अगर एक पर्सन को प्रेसबायोपिया है। प्रेसबायोपिया एज के साथ होता है। प्रेसबायोपिया में फर्क है और हाइपरमेट्रोपिया में फर्क है बेटा। प्रेसबायोपिया में नजदीक का भी क्लियर नहीं दिखता, दूर का भी क्लियर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि एज के साथ में सीलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं। इफ द पावर ऑफ टू लेंसेज यूज्ड इज +2 डायोप्टर
and minus 0.5 diopter. Which one of the two lenses is for the correction of his distant vision? दूर का देखने के लिए, है ना, दूर का अगर आपको क्लियर देखना है, इसका मतलब आप मायोपिया वाले बात कर रहे हो, मायोपिया रिलेटेड चीजें, दूर का करेक्ट देखना है। नियर का दिखता है, दूर का क्लियर देखने के लिए कौन सा चश्मा यूज किया? तो दूर का देखने के लिए मायोपिया यानी आपने कॉनकेव लेंस यूज की होगी। समझ में आ गया? कॉनकेव लेंस लाइट चैप्टर में इजी रे डायग्राम देता है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, लेकिन रियल लाइफ में हम सबको ज्यादा करके वही काम आता है। ये देख, कॉनकेव लेंस ही पहना है, बीच में से थिन, साइड से थिक, ये कॉनकेव लेंस की वजह से मेरे को दूर का दिख रहा है। अभी मैं जब भी तेरे को यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, मेरे को कमेंट इसीलिए दिखते हैं क्योंकि मैंने कॉनकेव लेंस पहनी है। अब कॉनकेव लेंस जो होती है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, याद है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो 0.5 डायोप्टर माइनस 0.5 डायोप्टर, ये है पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस जो हमारा दूर का करेक्शन कर रही है। हमें उसकी फोकल लेंथ बतानी है। फोकल लेंथ क्या हो गया बेटा? 1 पावर हो जाएगा। वैसे ही यूनिट हमारा परफेक्टली फाइन है। 0.5 को क्यों ना मैं 1/2 लिखूं? तो पावर को लिख 1/2 माइनस 1/2 डायोप्टर। अब यहां पावर की जगह डाल दे माइनस 1/2, तो माइनस आ गया। यहां 1/2 डालूंगा तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा। अरे यार देखना, पावर इज हाफ, तो फोकल लेंथ इज 2 ना, 1 पावर। कंपेयर करके सिखाऊं क्या? कंपेयर करके देख, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ और पावर इज इक्वल टू 1/2 माइनस यहां पे रख दूंगा तो 2 और फोकल लेंथ कंपेयर हो रहा है ना, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -2 बेटा, -2 मीटर। क्योंकि डायोप्टर यूनिट है तो यूनिट मीटर लिखना पड़ेगा। बच्चे यहां सेंटीमीटर लिख लेते हैं और इतना अच्छा क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं मार्क्स उसके टीचर के पास में। ठीक है। When and where does the rainbow appear in the sky? कब बारिश होती है, उसके बाद में थोड़े थोड़े छोटे छोटे ओस के बूंद रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और फिर अगर सन निकल जाए, सन आपके पीछे हो, आप आगे देख रहे हो, यहां पे आपको रेनबो दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो रेनबो के वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर छोटे छोटे अमाउंट में ऐसे व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आएगी, डिस्पर्जन हो जाएगा। डिस्पर्जन में रेड कलर पहले ऊपर होता है, वायलेट कलर जो है वो सबसे नीचे होता है, फिर यहां पे TIR हो जाएगा, है ना। यहां पे TIR होने के बाद में रेड कलर ऐसे यहां पे आ जाएगा और वायलेट कलर यहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, वायलेट ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा बेटा? वापस एक बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, रेड यहां निकलेगा और फिर वायलेट यहां निकलेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग रंग में टूट के आपको रेनबो देती है। ये पूरा फिनोमिना होता है। दिस स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट करके देता है अल्टीमेटली। बट इसमें यहां पे 3 फिनोमिना हो रहे हैं, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और थर्ड इज रिफ्रैक्शन। ये 3 फिनोमिना हो रहे हैं। ठीक है। और कब होता है? जब यहां कहीं सन हो, आप यहां कहीं हो, तो आपको दिखेगा रेनबो। आगे रेन ड्रॉप सबसे बाहर होना चाहिए, पीछे सन, बीच में आप। समझ गए? ये लिखना है। फिर कुछ और पूछा है क्या? लिस्ट द फिनोमिना ऑफ द लाइट। ये हमने बोल दिया ना, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। यही बनाना है। अब ना मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं यहां पे, जैसे कई सारी बुक्स है, इवन लखमीर सिंह, फेमस बुक फॉर क्लास 9th, वहां पे भी TIR लिखा है। तो ये एक्चुअली TIR नहीं होता, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। थोड़ी लाइट बाहर निकल जाती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट बैक करती है, ये हर बार होता है। तो आप इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखोगे, ना कि TIR। कई बुक में TIR लिखा हुआ होगा, आप नहीं लिखोगे TIR, आप लिखोगे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? प्लीज, ये क्या है? इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट TIR। HC वर्मा सर ने खुद ये क्लियर किया है कि यहां पे TIR नहीं होता है, यहां IR होता है। समझा कि नहीं? तो इस चीज को याद रखना। बाकी
कुछ भी ऐसा कोई चीज जो बुक में इनकरेक्ट होता है लेकिन रियलिटी में कुछ अलग है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, है ना, ध्यान से। तो ये चीज को याद रखना, TIR की जगह IR लिखना होता है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, ये डायग्राम बनाना। अब आ जाओ, लिस्ट 2 कंडीशंस टू ऑब्जर्व अ रेनबो इन द स्काई, व्हाई कैन अ रेनबो नॉट सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। देखो 2 कंडीशन मैंने बता दी। एक तो आफ्टर रेन कंडीशन ये होनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज देयर मस्ट बी सन बिहाइंड यू एंड यू आर लुकिंग अवे फ्रॉम द सन, है ना, ये सेकेंड कंडीशन है। रेनबो मून पे क्यों नहीं दिखेगा? मून पे तो स्काई ही ब्लैक दिखने वाला है, एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो रेन। रेन नहीं है तो पानी के बूंद, ओस के बूंद कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे तो तुम ये प्रिज्म का काम किससे करवाओगे? तो पहला एटमॉस्फेयर नहीं है, रेन नहीं है, और इसीलिए वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नहीं है। दूसरा, विदाउट एटमॉस्फेयर जो हमारे पास में यार ये सब होने वाला है, ये एटमॉस्फेयर के बिना कैसे करवाओगे? सो सिंपल सा आंसर लिख लो, एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, वी सी द स्काई एज ब्लैक एंड वी वॉन्ट बी एबल टू सी रेनबो। अनदर रीजन इज देयर इज नो रेन ऑन द मून। सिंपल, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। अब आ जाओ, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। को सिंपल सा लिखना है कि उसको दूर की चीजें क्लियर दिखती है, नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती है। लिस्ट इट्स 2 पॉसिबल कॉजेस। सबसे पहला कॉज, कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस इज रिड्यूस्ड। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि हमारी लेंस ही खुद शॉर्ट हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, तो रेटिना खुद अपनी जगह से आगे आ गई है। ऐसा। नेम द 2 टाइप ऑफ लेंस। टाइप ऑफ लेंस कौन सी होगी बेटा? कॉन्वेक्स लेंस होगी। याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। स्टेट इट्स रोल इन दिस केस। हमारी आंखें कम कन्वर्ज कर पा रही है तो हमारी आंखें खुद ही कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को और सपोर्ट करने के लिए एक और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों मिलके, एक ने कन्वर्ज किया फिर दूसरे ने कन्वर्ज किया, तो हमारा जो कम कन्वर्ज हो रहा था वो ज्यादा कन्वर्ज हो गया। सिंपल है। ठीक है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया नीड्स बाइफोकल लेंथ। ये अभी हमने ऐसा कुछ सवाल किया था, उसमें बोला है नीड्स 2 लेंसेज ऑफ दिस पावर एंड दिस पावर, विच वन ऑफ द 2 लेंसेज इज करेक्शन फॉर द डिस्टेंट विजन। मैं आपको ना डिस्टेंट विजन का नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके लिए होमवर्क में सवाल देता हूं, आप उसको छोड़ दो डिस्टेंट विजन। आपको बताना है कि जो नजदीक का विजन है, नियर विजन, नजदीक के विजन के लिए कौन सा पावर वाला लेंस यूज किया गया, वो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, और उसकी फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ बता दो और लेंस बता दो, कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कौन सी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अब भी बता देना है। समझ में आ गया? बस इतना कर लो बेड़ो, बाकी अपने को तो ये सब आसान है। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के लिए। लाइक कर दे यार इस वीडियो को और सेव कर लेना कहीं प्लेलिस्ट बना के, छोटा सा एग्जाम के टाइम पे तेरे को यही देखना पड़ेगा। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ये सब अपन बताएगा का बिड़ू। सांस ले, सांस ले। चल बाय, सी टेक केयर।